गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तता का पार्ट 19। ठीक है। अभी तक हम 18 भाग पढ़ चुके हैं जिसमें हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हमें आज जो हम पढ़ेंगे वो है सारांश। आज हमें जितना भी हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है वो सभी हम मतलब उसका सारांश या फिर समरी देखेंगे। है ना, कि मतलब आसान आसान पॉइंट्स में हम जो पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है वो एक बार उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस एकक में आपने आवर्त नियम और आवर्त सारणी के विकास का अध्ययन किया है। ठीक है, ये जो चैप्टर था, ये जो यूनिट है, इसमें हमने आवर्त के जो नियम होते थे और आवर्त सारणी के विकास का अध्ययन किया था। हमने देखा कैसे मेंडलीव आया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, है ना, मतलब जो ऑक्टेव का था सारे गामा वाला, है ना, वो देखा। फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी देखी, फिर हमने आधुनिक आवर्त सारणी देखी। तो इन सभी को हमने देखा। मेंड मेंडलीव आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, है ना। जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी थी, पीरियोडिक टेबल दी थी, वो परमाणु द्रव्यमान या फिर एटॉमिक मास पर आधारित थी। जबकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वह तत्वों की व्यवस्था उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में 7 क्षैतिज पंक्तियों और 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में की है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है, मेंडलीव ने परमाणु भार के हिसाब से दी थी, है ना, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। लेकिन जो आधुनिक है वह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्व हैं उनकी व्यवस्था उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम से 7 क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें हम आवर्त बोलते हैं और 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें हम वर्ग या परिवार बोलते हैं उनमें की है। आवर्त में परमाणु क्रमांक क्रमशः बढ़ता है, जबकि वर्ग में वह एक पैटर्न से बढ़ता है। ठीक है, एक आवर्त में जो परमाणु क्रमांक है वह बढ़ते हैं, लेकिन जब हम वर्ग में बात करते हैं तो वह एक पैटर्न में बढ़ते हैं। ठीक है, एक वर्ग के तत्वों में समान संयोजी कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसलिए ये समान रासायनिक गुणधर्मों को दर्शाते हैं। जो एक ही वर्ग के तत्व हैं उनमें समान संयोजी कोश होता है, वैलेंस शेल होता है, मतलब जो 72 कोश होता है वो समान होता है। जैसे कि अगर वर्ग एक की बात करें तो उसमें हमारे पास सोडियम पोटेशियम है, तो इन सभी में जो 72 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगी वो NS1 होगी। एन एन क्या है यहाँ पे, क्वांटम स्तर है, यहाँ आवर्त को दर्शा रहा है। ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर हम सोडियम की लिथियम की बात करें, है ना, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितनी होगी, 1s2 2s1, तो अंत में क्या है NS1 का 2s1। अगर हम लिथियम के बाद सोडियम की बात करें तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, है ना। तो इसमें क्या आएगा 3s1, तीन क्या है उसका जो आवर्त की संख्या है वो है। ठीक है, तो इनमें जो 72 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह लगभग समान होते हैं, जिस वजह से इनमें समान रासायनिक गुणधर्म भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो हम आगे चलते हैं। एक ही आवर्त के तत्वों में बाईं से दाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है अतः इनकी संयोजकता भिन्न होती है। आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 प्रकार के तत्वों की पहचान की गई है। ठीक है, जब हम एक ही आवर्त में बाईं से दाईं तरफ जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है उनमें वृद्धि होती है अतः इनकी संयोजकता या फिर वैलेंसीज में भी वृद्धि होती है ना। और आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, विन्यास होता है, उसके आधार पर हमने तत्वों को 4 प्रकार के ब्लॉकों में हमने उन्हें विभाजित किया हुआ है, जिन्हें हम बोलते हैं S ब्लॉक तत्व, P ब्लॉक तत्व, D ब्लॉक तत्व तथा F ब्लॉक तत्व, है ना। S है, P है, D है तथा F है। जो वर्ग 1 और 2 है ये S ब्लॉक में आते हैं, है ना। उसके बाद वर्ग 3 से लेके 12 तक ये D ब्लॉक के तत्व हैं, और फिर वर्ग 13 से लेके 18 तक ये P ब्लॉक के तत्व हैं। तथा छठे आवर्त और सातवें आवर्त के कुछ जो कुछ तत्व हैं, है ना, एक लेंथीनियम और एक्टीनियम के बाद के जो कुछ तत्व हैं उन्हें हमने अलग से दो सारणी 4F सारणी और 5F सारणी में श्रेणी में सारणी या फिर श्रेणी में हमने उन्हें 4F श्रेणी बोलते हैं या फिर 5F श्रेणी बोलते हैं। उन्हें हम F ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम लेंथनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास क्या है, S ब्लॉक है जिसमें वर्ग 1 और 2 के तत्व आते हैं, P ब्लॉक है जिसमें वर्ग 13 से 18 के तत्व आते हैं, और D ब्लॉक है जिसमें वर्ग 3 से लेके 12 के तत्व आते हैं, और F ब्लॉक है जिसमें 4F और 5F श्रेणी आती है, जिन्हें हम लेंथनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के नाम से जानते हैं। 1s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान अद्वितीय है। अब जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है 1s में। ठीक है, क्योंकि सिर्फ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इसे वर्ग 1 में होना चाहिए था,
है ना। लेकिन ये जो कई गुणधर्म है ये वर्ग 17 वाले भी दर्शाती है, जिस वजह से जो इसका स्थान है वह अद्वितीय है पूरी आवर्त सारणी में। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो हम आगे चलते हैं। ज्ञात तत्वों में 78% से अधिक संख्या धातुओं की है। अभी तक हमें जितने भी तत्व ज्ञात हैं उनमें जो 78% से अधिक धातु हैं वह हमें, तो जो तत्व हैं वह हमें धातु के रूप में मिले हैं, जबकि अधातुओं की संख्या 20% से कम है, जो आवर्त सारणी में दाईं ओर शीर्ष पर स्थित है। ऐसे तत्व जो धातुओं और अधातुओं की सीमावर्ती हैं उन्हें हम अर्धधातुओं या उपधातुओं के नाम से जानते हैं। अर्धधातु मतलब सेमी मेटल्स, और उपधातु मतलब मेटलॉइड्स, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक। ठीक है, मतलब हमें जितने भी तत्व मिले हैं उसमें से जो 78% तत्व हैं वह धातु हैं, बाकी 20% अधातु हैं, और जो बचे 2% हैं उनमें हमारे पास अर्धधातु और उपधातु होते हैं। अर्धधातु सेमी मेटल्स और उपधातु मेटलॉइड्स, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक। वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर तत्वों के धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। ठीक है, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो तत्वों के जो धात्विक गुण हैं उनमें वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है, जिस वजह से आयन एंथैल्पी कम होती है ना। परमाणु आकार बढ़ेगा तो हमें कम ऊर्जा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में काफी दूरी है, जिस वजह से नाभिक जो है वह इलेक्ट्रॉन को अपनी अपने अपने पास आकर्षित नहीं कर पाएगा, जिस वजह से हम कम ऊर्जा देंगे और इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इस वजह से जब परमाणु आकार बनता है बढ़ता है तो आयनन एंथैल्पी घट जाती है ना। जिस वजह से आयनन एंथैल्पी घट गई तो अब जो परमाणु है वह आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जिस वजह से इसी को हम धात्विक गुण बोलते हैं। धात्विक गुण क्या होता है कि जो तत्व, मतलब वह तत्व जिसका परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे, है ना, उसे हम धातु बोलते हैं। है ना, जो जितने अच्छे से त्यागेगा वह उतना अच्छा धातु, ये होता है धात्विक गुण। इसलिए जब हम वर्ग में नीचे की ओर बढ़ते हैं तब तत्वों के धात्विक गुणों में वृद्धि होती है, और बाईं से दाईं ओर जाने पर आवर्त में धात्विक गुण में कमी आती है। क्यों? क्योंकि जब हम वर्ग में बाईं से दाईं तरफ जाते हैं तो आयन एंथैल्पी है जो बढ़ चुकी है, मतलब हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी किसी तत्व के परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। क्योंकि हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही है, मतलब जो तत्व है, जो परमाणु है, वह आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, जिस वजह से जो धात्विक गुण है वह कम हो रहा है और धात्विक गुण बढ़ रहा है। ठीक है, तो बाईं से दाईं ओर जाने पर आवर्त में धात्विक गुणों में कमी आती है। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के साथ आवर्तित होते हैं। ठीक है, ये हमें पता है कि जो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण हैं, फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वह उनके परमाणु क्रमांक के साथ आवर्तित होते हैं। ठीक है, चलिए। तत्वों के परमाणु आकार, आयन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मकता तथा संयोजकता में आवर्तता की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, तत्वों के किसमें परमाणु आकार, जिसे हम परमाणु त्रिज्या से नापते हैं, आयनन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। आयनन एंथैल्पी क्या होती है? जब हम किसी परमाणु में से एक या फिर, है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमें जो उसे ऊर्जा देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसे हम आयन एंथैल्पी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्या होती है कि परमाणु जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन लेके एनायन, मतलब ऋणात्मक आयन में अ, बदलता है, तो जो ऊर्जा होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कहते हैं, मतलब वह ऊर्जा देता है। ठीक है, जब हम किसी परमाणु में मतलब कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन लेता है ना, तो वो और एनायन ऋणात्मक आयन में बनता है तो वह एक ऊर्जा देता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? जब दो परमाणु, है ना, मतलब मान लीजिए दो तत्व हैं, वह आपस में किसी बॉन्ड से, आबंध से बंधे हुए हैं, है ना, तो एक जो तत्व होगा, एक जो परमाणु होगा, वह इलेक्ट्रॉन के युग्म को अपनी तरफ अपनी तरफ खींचेगा, तो इसी को हम विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। तथा संयोजकता में इनमें आवर्तता की प्रवृत्ति पाई जाती है। परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर घटती है। ठीक है, और वर्ग में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है, देखो ये याद रखना है, हमने पहले भी पढ़ा था कि परमाणु त्रिज्या को छोड़कर बाकी सब जो होते हैं वह उल्टे होते हैं। मतलब आवर्त सारणी में वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, और जो आवर्त में हम बाई से दाई तरफ जाते हैं तो घटती है। ठीक है, और बाकी सभी में इसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी की बात करेंगे तो ये भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, कम ऋणात्मक होती है, और जब हम वर्ग में बाई से दाई तरफ जाएं तो ज्यादा ऋणात्मक होती है ना। ऐसी आयन एंथैल्पी जो है वर्ग में ऊपर से नीचे घटती है और आवर्त में बाईं से दाईं तरफ बढ़ती है। ठीक है, और ऐसे ही विद्युत ऋणात्मकता भी ज्यादातर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है,
और वर्ग में बाई से दाई तरफ जाने पर बढ़ती है। ठीक है। आयनन एंथैल्पी प्राय आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर बढ़ती है तथा वर्ग में नीचे जाने पर घटती है ना। और विद्युत ऋणात्मकता की भी यही प्रवृत्ति होती है। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी साधारणतः आवर्त में दाईं ओर चलने पर और अधिक ऋणात्मक तथा वर्ग में नीचे जाने पर कम ऋणात्मक होती है। ऐसी जो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी है वह साधारणतः आवर्त में दाईं ओर चलने पर और अधिक ऋणात्मक तथा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कम ऋणात्मक होती है। संयोजकता में भी आवर्तता पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर निरूपक तत्वों में संयोजकता या तो महत्तम कक्षों में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर अथवा 8 में से इन इलेक्ट्रॉन की संख्या घटाकर ज्ञात की जाती है ना। यह पता है निरूपक तत्व होते हैं उनमें संयोजकता क्या होती है, जो वैलेंसी होती है वह क्या होती है, जो महत्तम कक्ष है ना। इलेक्ट्रॉन मतलब जो परमाणु है उसका जो महत्तम कक्ष है मतलब अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वही उनकी वैलेंसी होते हैं, है ना। अगर वह 4 से कम या 4 के बराबर है, अगर 4 से ऊपर जाते हैं, मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षक में 2 है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी, लेकिन अगर 6 है तो भी हम 8 से उसे 8 में से 6 को घटाएंगे तो जो 2 आया तो ये उसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, अथवा 8 में से इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटाकर ज्ञात की जाती है। रासायनिक क्रियाशीलता आवर्त के दोनों किनारों पर सबसे अधिक और मध्य में सबसे कम होती है। ठीक है, इतना भी हमें पता है क्यों होती है, क्योंकि आवर्त में जो सबसे बाई होते हैं, सबसे बाई ओर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वर्ग एक के तत्व होते हैं। और वर्ग एक में जो तत्व है वह उत्कृष्ट गैस से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जाना है ना। उत्कृष्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जाना है। तो अगर वह वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर वह उत्कृष्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पा सकते हैं, जिस वजह से वो अभिक्रियाशीलता ज्यादा करते हैं ताकि वो तत्व वो अपना इलेक्ट्रॉन दे पाए। ठीक है। और अगर हम दाईं तरफ देखें, आवर्त में दाईं तरफ देखें, उत्कृष्ट गैस को अगर हटा दें और वर्ग 17 के तत्व हैं वह सबसे दाईं ओर है ना, उत्कृष्ट गैस के बाद। तो वर्ग 17 के जो तत्व हैं जिन्हें हम हेलोजन के नाम से जानते हैं, उन्हें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए पड़ता है और वह उत्कृष्ट गैस या फिर इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पा सकते हैं। इस वजह से वह भी अधिक अभिक्रियाशीलता दिखाते हैं। अधिक क्रियाशील तत्व प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलते, क्योंकि वो किसी न किसी के साथ यौगिक बना लेते हैं। वे प्रायः यौगिकों के रूप में मिलते हैं। किसी आवर्त में बाईं ओर के तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं जबकि दाईं ओर के तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। जो तत्व मध्य में है वे उभयधर्मी ऑक्साइड या उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है। जो आवर्त में बाईं ओर के तत्व हैं, जो बाईं ओर के तत्व हैं वह क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, ये हमें पता है। जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं तो जो बाईं ओर के तत्व हैं वो क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, और जो दाईं ओर के तत्व हैं आवर्त में वह अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है। और जो तत्व मध्य में है वो ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके उभयधर्मी या फिर उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। उभयधर्मी को हम एम्फोटेरिक भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऑक्साइड जब क्षार के साथ, ये ऑक्साइड जब क्षारी के साथ मतलब क्षारीय यौगिक के साथ जब अभिक्रिया करती हैं तो क्षारीय यौगिक के साथ अभिक्रिया करती हैं तो अम्लीय व्यवहार निरूपित करती हैं। और जब अम्लीय यौगिक के साथ है ना, अम्लीय यौगिक के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्षारीय व्यवहार निरूपित करती हैं। ठीक है। तो ये क्या होती है, उभयधर्मी ऑक्साइड या फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। और जो उदासीन ऑक्साइड है इन्हें हम न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हैं। इनमें क्षारीय और अम्लीय ऐसा कोई भी ये व्यवहार नहीं करते। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो हम अब अपना जो चैप्टर है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हमारा चैप्टर है, उसे हम यहीं खत्म करते हैं। आज हमने इसका सारांश पूरा रिवीजन कर लिया है कि हमने पाठ में क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता। ठीक है, बाकी हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अब अगले पाठ में मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।